इसमें हमें अनीश जी और सुधाकर जी का सहकार्य प्राप्त हुआ। धन्यवाद अनीश जी और सुधाकर जी। इसके पश्चात मैं हमारे इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से करबद्ध अनुरोध करती हूं कि वे इस अवसर पर अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। हमारे शिक्षा मंत्री आदरणीय इंदर सिंह परमार जी, आदरणीय दत्तात्रेय जी, हमारे मार्गदर्शक कैलाश चंद्र शर्मा जी, जगदीश कुमार जी, रविंद्र कानेरे जी, मंजूश्री जी, शशि रंजन जी, और आज मैं देख रहा हूं इस सभा कक्ष में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए या शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे अलग अलग अनेकों विभूतियां जुड़ी हुई हैं। और मुझे प्रसन्नता इसलिए भी है कि विद्या भारती के मार्गदर्शन में यह हमारे शिक्षक शिक्षा का कार्य संपन्न हो रहा है। मैं क्षमा चाहता हूं, आज थोड़ा विलंब से आया। एक तो जन्मदिन शिक्षा क्षेत्र में चर्चा करते हुए मनाना अपने आप में मैं सौभाग्य मानता हूं, लेकिन जन्मदिन कुछ विशेष नहीं होता। एक दृष्टि से देखें तो एक साल और चला गया। लोग खुशी मनाते हैं, लेकिन सोचना ये चाहिए कि एक एक साल कम हो रहा है तो और अच्छा कर, जितना बचा हुआ उसमें। और इसलिए इस बार मैंने निवेदन किया, क्योंकि अगर आप मुख्यमंत्री हो तो जन्मदिन को इस गलतफहमी में ना रहे कि कोई शिवराज का मनता है। कई लोग इसलिए आते हैं कि मुख्यमंत्री है जी, और उसमें फिर कई बार स्वागत द्वार, जय जयकार, फूलों के हार, मारा मार। लेकिन मुझे लगा कि कोई सार्थक पहल हो सकती है क्या, तो हमने तय किया कि ये सब छोड़ के एक पेड़ लगा दो अगर बनाना है। लेकिन एक छोटी सी पहल अगर आप करें तो उसका असर कई बार बहुत ज्यादा होता है। एक तो वृक्षारोपण कई मित्रों के साथ किया, परिवार के साथ किया, पार्टी अध्यक्ष जी के साथ किया, पत्रकार मित्रों के साथ किया, फिर विधायक साथियों के साथ किया, विधायक मंत्री, फिर अधिकारी मित्रों ने भी तय किया कि पेड़ लगाएंगे। और दूसरा, आज विधानसभा में मेरा जाना इसलिए जरूरी था कि नंदू भैया हमारे बहुत लोकप्रिय नेता मध्य प्रदेश के हैं, आज उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करनी थी विधानसभा में 11 बजे ठीक। तो वहां श्रद्धा सुमन अर्पित करके आया, इसलिए थोड़ा विलंब हो गया। लेकिन संचालिका महोदय ने एक बात कही कि मुख्य अतिथि, मैं उसका जरूर विरोध करता हूं कि मैं मुख्य अतिथि नहीं हूं। अतिथि वो होता है जिसके आने की तिथि ज्ञात नहीं होती, बिना बुलाए कभी भी टपक जाए। और मेरी तिथि तो तय की गई थी। और दूसरे, शिक्षा के कायाकल्प का जहां अभियान चल रहा हो वहां मैं मेहमान कैसे हो सकता हूं, मैं भी घर वाले ही हूं। मैं बचपन की घटना आपको सुनाता हूं। मेरी शिक्षा हुई जैत गांव में। मेरे अभी भी जैत की आबादी 1200 के आसपास है, 1200-1300। नर्मदा जी के किनारे गांव है। प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक शाला सरकारी हमारा। और वहां मेरे गुरु थे रतन चंद जी जैन, प्राइमरी स्कूल के मेरे टीचर। वो एक कार्यक्रम करते थे हर शनिवार को, औपचारिक शिक्षा के साथ साथ रामायण जी
कि 5 चौपाइयां, मतलब 5 दोहे तक चौपाइयां दोहा पढ़ना और उसका अर्थ फिर बताना, समझाना। और तरीका भी बहुत इंटरेस्टिंग था। अब जब रामायण जी की चौपाइयां पढ़ी जाएगी तो घी का एक छोटा सा दीपक चाहिए, तो कोई विद्यार्थी घी का दीपक लाएगा घर से, थोड़े फूल चाहिए तो कोई फूल लेके आएगा, और फिर प्रसाद भी वितरित करना चाहिए। तो एक को काम देते थे कि तुम प्रसाद वो फूल जो चढ़ाता था वो प्रसाद लेके अपने घर से आता था। 1 रुपया 2 रुपया का प्रसाद उस समय आता होगा। और दोपहर के बाद, दोपहर तक तो हम पढ़ाई करते थे, शाम के समय 3-4 बजे के बीच में रामायण जी की चौपाई बच्चों से पढ़वाते थे। और मास्टर साहब हमारे, प्रणाम गुरुजी हम तो करते थे उस जमाने में, आते थे घर से तो पूरा सिर गुरुजी के चरणों में होता था और जाकर करते थे प्रणाम गुरुजी। उस समय, आजकल तो इस ढंग से अगर प्रणाम गुरुजी कर दें तो मीडिया के मित्र ही गुरुजी की हालत खराब कर दें कि पैर पड़वा रहा है। हम लोग श्रद्धा से जाते थे और चौपाई पढ़ने में मैं पीछे बैठता था तो मेरे मन में ललक थी, तो मैं आगे मुंडी कर करके देखने की कोशिश करता था चौपाई अच्छे से पढ़ दूं। अब वो मेरे गुरुदेव ने देख लिया तो फिर मुझे कहा नहीं तुम थोड़े आगे आओ। मैं आगे बैठ के चौपाई पढ़ने लगा और फिर मैं चौपाई का थोड़ा अर्थ करने की भी, मैं समझने की कोशिश करता। तो मुझे गुरुजी ने ये कहा कि अच्छा मैं नहीं कर रहा, तुम चौपाई ये पढ़ रहे हैं, तुम करो अर्थ। मैं सच्ची घटना बता रहा हूं आपको। अब मेरे मन में ललक तो मुझे चौपाई का अर्थ करना है, तो मैं और ध्यान से रामायण जी पढ़ने लगा और बाकी मेरे साथी चौपाई पढ़ते। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई, या सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। और मैं अर्थ करता। वो अर्थ करते करते मेरा सौभाग्य कि रामायण जी का सार लगभग मेरे मन मस्तिष्क में घुस गया और मुझे लगा कि जीवन अगर जीना चाहिए तो मर्यादित भगवान रामचंद्र जी की तरह जीना चाहिए। अब ये पाठ्यक्रम में शामिल नहीं था और मैं आज अच्छा वक्ता भी बना तो वो अर्थ करने के कारण मैं वक्ता बना, जो कुछ अच्छा बोल पाया। अब एक छोटी सी बात, ये शिक्षा नीति में शामिल नहीं था, लेकिन मेरे गुरुदेव का चमत्कार था, उनने मेरे जैसे कई शिष्य ऐसे तैयार कर दिए। एक शिक्षक ने जो भी अच्छा कुछ है प्रारंभ में जो मुझे मिला वो मैं मानता हूं कि मेरे गुरुदेव की कृपा है, प्राइमरी स्कूल के मेरे टीचर की। अब शिक्षक की शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है इस उदाहरण से मैं तो समझ सकता हूं। औपचारिक कोई पाठ्यक्रम ही केवल पढ़ाते रहना है, तोते की तरह बच्चों को रटाते रहना है, बाद में फिर परीक्षा ले लेना है, बस्ते का बोझ फिर परीक्षा का बोझ। मैं केवल आलोचना नहीं कर रहा है, लेकिन आमतौर पे अगर हम देखें तो शिक्षा के 3 उद्देश्य होते हैं। एक ज्ञान देना, दूसरा कौशल देना और तीसरा नागरिकता के संस्कार देना। आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते थे, सा विद्या या विमुक्ता, जो मुक्ति दिलाए केवल इस लोक में नहीं परलोक में भी, वो विद्या शिक्षा। स्वामी विवेकानंद जी ने बड़े सरल शब्दों में कहा, शिक्षा वह है जो मनुष्य को मनुष्य बना दे, इंसान बना दे। और इन तीनों चीजों को भी अगर देखें, ज्ञान देना, पीढ़ियों द्वारा संचित जो ज्ञान है, क्या वो इतिहास का हो, भाषा का हो, भूगोल का हो, गणित का हो, विज्ञान का हो, उसको अगली पीढ़ी को दे देना। अब देना किस तरीके से, ये सवाल है। शिक्षक की शिक्षा का अर्थ ही है
क्या बस्ते के बोझ से नीरस प्रयत्नों के साथ? अब ड्रॉप आउट रेट का एक बड़ा कारण यह भी है कई बार कि तरीका पढ़ाने का ऐसा है कि बच्चे सोचते हैं कि कब पिंड छूटे, और एक तरीका यह कि इतनी रुचि और प्रवृत्ति के अनुसार बना दी जाए कि बच्चे के मन में जिज्ञासा भी पैदा हो, जिज्ञासा को हम शांत भी करें और स्वाभाविक रूप से बच्चों का विकास कैसे हो। स्कूल भी और कई बार पेरेंट्स भी डंडा लेके पीछे पड़ जाते हैं, बस तू यही पढ़। जो स्वाभाविक विकास होता है वो कैसे हो बच्चों का? हर एक की अपनी रुचि होती है, प्रवृत्ति होती है, विशेषताएं होती है, उनका प्रकटीकरण शिक्षा के माध्यम से कैसे हो और उस दिशा में कैसे और बेहतर वो बढ़ सके। तो ज्ञान देने का मतलब ज्ञान में ज्ञान देने का तरीका, और नई शिक्षा नीति में मैं नई शिक्षा नीति का वर्णन इसलिए नहीं करूंगा कि आप सबने पढ़ी है, इस बात पर बहुत बल दिया है। दूसरा है कौशल देना। हमारे गांव में एक कहावत थी, बचपन में हमने सुनी थी, कम पढ़ा हर से गया और ज्यादा पढ़ा घर से गया। हर मतलब हल। अगर थोड़ा पढ़ गया तो जो मेहनत मजदूरी है, खेती का किसानी का काम, वो खत्म, और ज्यादा पढ़ा तो वो घर से ही गया, फिर किसी काम का नहीं। उद्देश्यहीन शिक्षा। अगर पढ़ने के बाद वो आजीविका भी अपनी ना चला सके तो क्या वो शिक्षा उपयोगी है? एमए, एमएससी, एमकॉम, एक बार बच्चों से हम बात कर रहे थे, क्या करोगे 11th 12th के बाद? बीएससी करूंगा। बीएससी के बाद क्या करोगे? एमएससी करूंगा। एमएससी के बाद क्या करोगे? पता नहीं। हमको सोचना पड़ेगा कि शिक्षा हमको देना है। एक स्तर तो वो है कि जिसकी जानकारी एक स्तर तक शिक्षा, हर बच्चों को वो बुनियादी जानकारियां हो, लेकिन उसके बाद हम रोजगार भी अगर वो ना पाए इतने वर्ष, और रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी का सवाल नहीं है, हम उसके हाथों में ऐसा कौशल तो दे दें वो आत्मविश्वास से भर के अपने आजीविका के साधन खोज सके। और तीसरी चीज है नागरिकता के संस्कार। अब पढ़ के अगर वो अच्छा नागरिक नहीं बना, मेहनती, चरित्रवान, ईमानदार, देशभक्त, परिश्रमी, केवल अपने लिए नहीं जीने वाला, देश और समाज की भी सोचने वाला, औरों के लिए भी काम करने वाला एक श्रेष्ठ मानव ना बन सके तो ऐसी शिक्षा का अर्थ क्या है? और मैं मानता हूं कि नई शिक्षा नीति में इन तीनों चीजों का पर्याप्त ध्यान रखा गया है। लेकिन यह शिक्षा दी कैसे जाए? अब वो तो शिक्षक ही देंगे। और मैं राजनीतिक दृष्टि से नहीं कह रहा, किसी आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा, लेकिन यह मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य रहा है कि पिछले वर्षों में वो शिक्षक जो शिक्षा देने वाला था, ऐसा कचरा किया उसका, इतनी व्यवस्थाएं बना दी। मैं सबसे बड़ा पाप मानता हूं इसको। गुरुजी, शिक्षाकर्मी, शिक्षक का कैडर ही खत्म हो गया है। अच्छा, गुरुजी को क्या मिलेगा? 500 रुपया महीना। मैं सांसद था एक जमाने में, तो मेरी रुचि थी स्कूलों में जाके विद्यार्थियों से बात करूं। तो बात भी करता था, मैं सवाल भी पूछता था। एक स्कूल में मैंने पूछा, बताओ गंगा जी कहां से निकलती है? एक
एक बच्चे ने कहा कि विंध्याचल से। तो मैंने जो गुरुजी पढ़ा रहे थे उनको बुलाया, मैंने कहा क्या कमाल करते हो, पढ़ा क्या रहे हो तुम? गंगा जी को विंध्याचल में से निकलवा रहे हो। तो कहने लगे साहब 500 रुपया में तो गंगा जी विंध्याचल में से ही निकलेगी। 500 रुपया तनख्वाह। गुरुजी हो गए, फिर शिक्षाकर्मी। अब शिक्षाकर्मी का खुद ही ठिकाना नहीं था, बेचारे तो आंदोलन ही करते रहते थे, जब देखो तब सड़कों पर, स्कूल में गए ही नहीं। कचरा हो गई पूरी शिक्षा मध्य प्रदेश की। मैं सच कह रहा हूं, वेदना है मेरे मन में, व्यथा है। और उसको कैसे हम ठीक दिशा में ले जाएं, उसको इतना परिश्रम करना पड़ा हम लोगों को। फिर गुरुजी हो चाहे शिक्षाकर्मी हो, सबको हमने कहा अध्यापक तो बनाओ कम से कम। हम लोगों ने विनम्र प्रयास किया उस दिशा में ले जाने का। और आज मैं ये कह सकता हूं कि काफी कुछ हम लाइन पे लेके आए हैं। इंदर सिंह जी यहां बैठे हैं, हमारा बजट है 2,41,000 करोड़ का। कोरोना काल में भी कोशिश कर करके हमने महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। और अकेले इनके विभाग का बजट है 25,000 करोड़ का। ये तो स्कूली शिक्षा का है। अब शिक्षा में हमारी और एक है, हमारा जनजाति विभाग चलाता है, वो स्कूल अलग चलते हैं, उनका बजट अलग है। दोनों का मिला के हमने 9% से ज्यादा टोटल बजट का हमने शिक्षा पर देने का फैसला किया। शिक्षकों को बेहतर मानदेय मिले। मैं कोई सैलरी शिक्षकों के लिए नहीं कहना चाहता। माइंडसेट तो बने कि पढ़ाना है। और अब महत्वपूर्ण है शिक्षकों की शिक्षा। 3 चीजें मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं और मुख्यमंत्री के नाते जिम्मेदारी से कह रहा हूं। शिक्षा विभाग के हमारे अफसर भी बैठे, शिक्षाविद भी बैठे, यूनिवर्सिटी के वीसीज भी हैं, अनेकों विद्वान हैं। देखो भाई, मेरी धारणा बिल्कुल पक्की है कि शिक्षा देना केवल सरकार का काम नहीं है। सरकारी शिक्षा पर्याप्त नहीं है। शिक्षा पुराने जमाने में भी आपने देखा कि समाज काम करता था, एक स्वायत्त व्यवस्था होती थी, राज्य का नियंत्रण शिक्षा पर नहीं होता था। गुरुकुल होते थे, बाकी चीजें होती थी, समाज उनका खर्चा उठाता था, वो अपने हिसाब से शिक्षा देते थे ठीक दिशा में। जब से राज्य का नियंत्रण शिक्षा पर हो गया, तब से अर्जुनों के लिए एकलव्यों के अंगूठे काटे जाने लगे। भैया हम तो उन पे आधारित है, तो अब वो जो कहेंगे तो वो ही पढ़ेंगे, दूसरे नहीं पढ़ सकते। मेरी स्पष्ट धारणा है, जिसको मेरे अफसरों को, मंत्री को भी क्रियान्वित करना है। ये समाज का काम है, तो केवल सरकारी अफसर और सरकार शिक्षा नहीं देगी। हम समाज के सहयोग से शिक्षा देने की प्रभावी व्यवस्था करेंगे और विद्या भारती जैसी संस्थाओं का और ऐसे शिक्षाविदों का भरपूर सहयोग हमको लेना है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि वल्लभ भवन में बैठ के हम ही सोच रहे हैं, बाकी कोई सोचने वाले है ही नहीं। अरे हमारे अलावा सोचने वाले बहुत है। और इसलिए जो टास्क फोर्स बनी है, वो भी गंभीरता के साथ बैठे। केवल शिक्षक शिक्षा नहीं, इस पर तो आप 2 दिन विचार विमर्श करोगे, चिंतन करोगे, और एक और हमारा फैसला कि इसमें से जो निष्कर्ष निकलेंगे, अमृत निकलेगा, उसको हम फिर नीचे तक ले जाने का गंभीर प्रयास करेंगे। तो एक अकेला हमारा ठेका नहीं है। हम समाज को जोड़ के शिक्षा की बेहतर व्यवस्था बनाने का प्रयास करेंगे। टास्क फोर्स उस दिशा में काम करे। और इंदर सिंह जी, अगर जरूरत पड़े और लोगों को जोड़ने की, तो आप नाम सोचिए, जोड़िए। उस क्षेत्र के जो प्रमुख लोग हैं उनसे बात कीजिए। हम बंदी बंधाई शिक्षा नहीं देंगे कि ये तो लिखा है बस इतनी। और बेहतर कैसे और अच्छी कैसे, इन तीनों उद्देश्यों को पूरा करने के लिए
दूसरे ऐसे शिक्षण संस्थान जो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं। अब एक ऐसा संस्थान चलाना कितना कठिन काम है। हमको भरपूर प्रयास करना है कि ऐसे शिक्षण संस्थानों को खड़ा करने में पूरी मदद करना है, पूरा सहयोग करना है। केवल सरकार नहीं, बाकी भी शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले लोग बेहतर शिक्षा के लिए काम करें। इसको मध्य प्रदेश में इंप्लीमेंट करना है। और तीसरी चीज, कोई भी संस्थान जो चाहे वो पढ़ाए, ये नहीं चलेगा। एक दिशा निर्देश जरूर देना पड़ेगा, एक मर्यादा जरूर तय करनी पड़ेगी। हमको बेहतर इंसान तैयार करना है, आतंकवादी तैयार नहीं करना है। तो हमको ये दिशा निर्देश करना पड़ेगा। ये सरकार की ड्यूटी है। ऐसी स्वतंत्रता किसी को नहीं दी जा सकती कि वो कुछ भी पढ़ाए। इसका अर्थ केवल अंकुश रखना नहीं है, नियंत्रण नहीं है, लेकिन गलत दिशा में अगर कोई जाएगा तो उसको रोकना ये भी सरकार की ड्यूटी है, सरकार का कर्तव्य है। उसका प्रभावी ढंग से हमको निर्वाह करना होगा। और वहां भी आधुनिक शिक्षा, बेहतर शिक्षा, शिक्षा नीति का पालन कैसे करवाया जाए, इसकी व्यवस्था बनाइए। अफसर भी बैठे हैं, मंत्री भी बैठे हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि मंत्री बैठे हैं तो मुख्यमंत्री दूर हो जाएगा। मैं साथ खड़ा हूं, चिंता मत कर। व्यावसायिक शिक्षा की दिशा में बहुत बेहतर प्रयास करने की जरूरत हम लोगों ने तय किया। अगर 6वीं से देना है तो देना है, और केवल उस स्तर पर नहीं, खेत में, खलिहान में, कारखानों में हम कैसे हमारी शिक्षा को ऐसा बनाए कि व्यवहारिक नॉलेज तो, व्यावहारिक ज्ञान तो हो, वो काम करना देखे, सीखे, उसमें सहभागिता उसकी हो। उसकी कोशिश हमको करते रहना है। कई प्रयोग कर रहे हैं हम। मध्य प्रदेश में ग्लोबल स्किल पार्क हम बना रहे हैं। हम अपनी ITI को बेहतर बना लीजिए, वो भी तकनीकी शिक्षा भी एक अलग विषय है। हम आदर्श ITI बना रहे हैं। बच्चों के हाथ में ये गुण तो हो कि पढ़ने के बाद पूरे आत्मविश्वास से कह सके कि मैं अब ये करूंगा। और वो करेगा तो केवल अपने लिए नहीं करेगा, पूरे प्रदेश के लिए करेगा, देश के लिए करेगा। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है आत्मनिर्भर भारत, उसके लिए हमने संकल्प किया है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। और वो केवल संकल्प नहीं है, उसके लिए कड़ी मेहनत की हमने। कई दिनों तक चिंतन किया। मैं जिस कोरोना में जब पीड़ित था, अस्पताल में था, तो वहीं से शुरू कर दिया था हमने। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश मतलब क्या? उसके 4 स्तंभ। एक अधोसंरचना, दूसरा शिक्षा और स्वास्थ्य, तीसरा सुशासन, गुड गवर्नेंस, और चौथा अर्थव्यवस्था और रोजगार। और हमने जो बजट बनाया है, ये कोई ये ना सोचे कि कुछ अफसरों ने बैठ के बना लिया। एक एक चीज हमने देख के और उसमें तय किया है। अगर हमने तय किया है कि उत्कृष्ट स्कूल खोलना है और 1,500 करोड़ रुपया पहली बार दिया, क्योंकि गांव गांव में स्कूल की जरूरत है। मैं कोई स्कूल बंद करने की आज बात नहीं कर रहा, लेकिन प्रयोगशाला नहीं, लाइब्रेरी नहीं, खेल का मैदान नहीं, बुनियादी सुविधा नहीं, कहीं भी स्कूल चल रहा है कि ऐसे स्कूल जरूरी है। ये स्कूल रहेंगे। मैं आज बंद करने की बात नहीं कर रहा, नहीं तो मीडिया के मित्र चला देंगे, इतने तो बंद करेंगे। हमने तय किया हम 15-20 किलोमीटर के बीच में एक उत्कृष्ट विद्यालय, CM राइज स्कूल अभी नाम दिया है। वो चूंकि जनरल वेबिनार में से निकल गया था, उसका क्या होता है और भी सोचते हैं, लेकिन कल्पना हमारी है कि वहां लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, सारी सुविधाएं, और वहां गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने वाले हमारे शिक्षक। अब 15, 20, 25 किलोमीटर से आना है बच्चों को, तो गाड़ी जाएगी लेने। प्राइवेट स्कूल में कितनी दूर दूर तक जाते हैं बच्चे, कौन सी मुश्किल है? आखिर अच्छी शिक्षा की चाह में प्राइवेट स्कूल में जिनका सामर्थ्य, बच्चों को भेजते ही है ना।
हमारे बच्चे भी सड़कें गांव-गांव शानदार बना दी है। 15-20 किलोमीटर से आएंगे, कितनी आधा घंटा पौन घंटा लगेगा। स्कूल आएंगे, एक स्कूल में 10,000 बच्चे पढ़े ना, क्या दिक्कत है। सर्व सुविधा युक्त हो, 8,000, 10,000, 6,000, सवेरे आए शाम को बच्चे जाएगा। लेकिन स्कूल के नाम पे कुछ भी खोल देना ये नहीं चलेगा। और एक दिन वो आएगा जब ऐसे स्कूलों में संख्या ज्यादा होगी, तब हम सोचेंगे कि बाकी स्कूल की जरूरत है कि नहीं। और कई साहसिक प्रयोग हमने किए, लेकिन मैं शिक्षाविद होने का दावा नहीं करता। और इसलिए आप जो 2 दिन चिंतन कर रहे हैं, इसमें से आप निष्कर्ष निकालिए। पहले तो देखो कितने अच्छी भवन खड़े कर दो, अगर आत्मा नहीं है, पढ़ाने वाले मास्टर साहब ठीक नहीं है, या उनको ठीक ट्रेनिंग नहीं है, हर मनुष्य ठीक होता है मेरा कहना। अगर बेहतर दिशा दी जाए तो हमारे ये शिक्षक ही चमत्कार करके बता देंगे। मुझे कोई गलतफहमी नहीं, कोई संदेह भी नहीं। और इसलिए शिक्षकों की शिक्षा बेहतर हो जाए। अब उनको किसी ने पहले बताया नहीं कि ले किस दिशा में जाना है शिक्षा। तो जो अच्छा काम करने वाले उन्हें बहुत अच्छा काम किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया। कई शिक्षकों ने अभाव में भी बहुत अच्छा काम किया, तो सैलरी भी 40-50 हजार है, कोई वो दिक्कत नहीं है। लेकिन ये दिशा अगर हमने ठीक दे दी तो नई शिक्षा नीति को बेहतर ढंग से हम लागू कर पाएंगे। और इस दृष्टि से मुझे लगता है कि हमारा ये जो शिक्षक शिक्षा का कायाकल्प राष्ट्रीय संगोष्ठी है, ये सचमुच में मील का पत्थर साबित होगी। मैं फिर आश्वस्त करता हूं कि जो निष्कर्ष निकलेंगे कायाकल्प के लिए, उनको जमीन पर क्रियान्वित करने में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। सही दिशा में अपनी शिक्षा को ले जाना है, बच्चों को ले जाना है। यह हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, और इसका हम पालन करेंगे। इस अवसर पर पधारे हुए सभी शिक्षाविदों का, विद्वानों का, शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले सभी साथियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप मध्य प्रदेश पे ये उपकार करेंगे दिशा देके, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय, आपके बहुमूल्य विचारों ने हमें प्रेरित किया, काफ़ी सारे आयामों पर सोचने के लिए प्रवृत्त भी किया। धन्यवाद सर। मैं हमारे विद्या भारती के अखिल भारतीय अध्यक्ष जी कैलाश शर्मा जी से निवेदन करती हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी को स्मरण चिन्ह और धर्मपाल जी का पुस्तक संच भेंट करें। धन्यवाद सर। आयोजन समिति के प्रमुख श्री शशि रंजन अकेला जी से विनती करती हूं कि धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान, स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन और एनसीटी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होने वाली इस 2 दिवसीय संगोष्ठी का उद्घाटन सत्र मुझे लगता है कि कई मानों में हम सबके मानस पटल पर लंबे समय तक अंकित रहेगा। बड़े हर्ष और सौभाग्य का विषय रहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जब हमने इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करने के लिए आग्रहपूर्वक जब हम गए, उसके पूर्व माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी के साथ जब इस आयोजन की चर्चा चली तो उन्होंने कहा कि विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान इस आयोजन को करेगी, लेकिन मध्य प्रदेश शासन भी इस आयोजन के साथ इसलिए जुड़ना चाहेगा कि समूचे देश भर के लिए
इस देश के हृदय स्थल से एक संदेश जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मध्य प्रदेश के शिक्षा जगत के अभिभावक होने के नाते विद्या भारती के उस अनुग्रह को स्वीकार भी किया और इस बात की अनुमति भी प्रदान की कि इस आयोजन को हम राज्य शिक्षा के साथ, स्कूल शिक्षा विभाग के साथ करेंगे। दूसरा एक महत्वपूर्ण प्रसंग हम सबके बीच में जो आया कि आज हमारे मुख्यमंत्री जी का जन्मदिवस है और आज का यह दिन उन्होंने शिक्षकों के लिए और शिक्षा के लिए समर्पित किया। एक शासक के नाते, एक लोक सेवक के नाते इस प्रकार की दृष्टि रख करके काम करना निश्चित रूप से ऐसा राज्य, उसकी लोक कल्याणकारी भावना आपकी इस भावना में समाहित है। मैं विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान की ओर से, स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन की ओर से, एनसीटी की ओर से आपके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपने इस वैचारिक अनुष्ठान के लिए, इस वैचारिक विधाष्ठान के लिए न केवल अपनी स्वीकृति प्रदान की बल्कि महत्वपूर्ण समय दिया। निश्चित तौर पर आज इस सभागार में शिक्षा क्षेत्र के सभी महत्वपूर्ण घटक तो उपस्थित हैं, किंतु राष्ट्र जीवन में हम सबको दिशा देने वाले से गणमान्य माननीय व्यक्तित्व उपस्थित हैं, जिनके सन्निधि में इस कार्यक्रम को आज हम संपन्न कर पा रहे हैं। मैं आज इस अवसर पर माननीय दत्तात्रेय जी, माननीय श्री दीपक बिस्कुटे जी, विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान के सभी माननीय अखिल भारतीय पदाधिकारीगण, विद्या भारती के सभी माननीय पदाधिकारीगण, इस आयोजन के परामर्श मंडल के देश भर के माननीय से कुलपतिगण जो विभिन्न केंद्रीय और राज्य के विश्वविद्यालयों का नेतृत्व करते हैं, इस आयोजन समिति की, प्रादेशिक आयोजन समिति के वे सभी माननीय कुलपतिगण और माननीय शिक्षाविदगण जो तीनों क्षेत्रों से हमारे साथ जुड़े। जब इस आयोजन की योजना बनी तो इस मध्य प्रदेश के 10 माननीय सम्मानीय कुलपतिगण ने एक सहर्ष स्वीकृति प्रदान की कि इस आयोजन के साथ वो जुड़ेंगे। और आज इस अवसर पर इस सभागार में न केवल देश भर के माननीय कुलपतिगण उपस्थित हैं, बल्कि राज्य के सभी अधिकांश राज्य के विश्वविद्यालयों के माननीय कुलपतिगण भी उपस्थित हैं। मैं उनका भी इस अवसर पर हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय श्री इंद्र सिंह जी ने स्कूल शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री होने के नाते तो इस आयोजन की चिंता की है, लेकिन आयोजन समिति के अध्यक्ष होने के नाते वे हम सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक कार्यकर्ता के रूप में हम सबके साथ हैं। मैं विद्या भारती की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस सभागार में स्कूल शिक्षा विभाग के माननीय अधिकारीगण भी उपस्थित हैं। देश भर की कई ऐसी संस्थाओं के एनसीटी, यूजीसी, एससीईआरटी और एनसीईआरटी जो शिक्षा क्षेत्र में शिक्षा में महत्वपूर्ण काम करती है, उसके माननीय पदाधिकारीगण भी उपस्थित हैं। उन सबका भी आभार व्यक्त करता हूं। और साथ में इस 2 दिन के चिंतन मनन के साथ इस चर्चा परिचर्चा से तत्व निकालने के लिए देश भर के विभिन्न राज्यों से प्रतिभागी आदरणीय शिक्षक वृंद, आदरणीय शोधार्थी और विभिन्न संस्थाओं के माननीय पदाधिकारीगण उपस्थित हुए हैं। आपका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। मीडिया के माननीय मित्रों का, इस नरोना प्रशासनिक अकादमी का और इस पूरे आयोजन में सहयोग देने वाले सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहभागियों का भी मैं इस अवसर पर हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय। Sabhaya Nama, सबको नमस्कार. We will be starting the next session that